Hello students, this is the new topic benefits of microorganisms. Not at all organisms are bad. सभी के सभी organisms ऐसा नहीं होते कि bad होते हैं. In fact, we would not be able to survive without some. अगर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते इस वर्ल्ड के अंदर. अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेशन करवाने में हेल्प करते हैं. दे हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड, स्पेशली प्लांट फूड. जो हम फूड प्लांट की फॉर्म में लेते हैं उसको डाइजेस्ट करवाने में बहुत सारे बैक्टीरिया क्या हैं जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर या फिर गट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो हेल्प करते हैं. सम ऑफ देम रिलीज सेवरल एसिड्स दैट डू नॉट अलाउ हार्मफुल बैक्टीरिया टू रिमेन इनसाइड द बॉडी. उनमें से कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कुछ एक एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को जो हमारे फूड के साथ आ गया था हमारी बॉडी के अंदर, उनको उसको अंदर अलाउ नहीं कर पाते कि ये हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट शो करे. सम ऑफ देम आल्सो हेल्प इन सिंथेसाइज द विटामिन के. विटामिन के का सिंथेसिस बॉडी के अंदर फॉर्मेशन करवाने में भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं. वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्या हो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं. अगर हम फूड इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो कर्ड की फॉर्मेशन, चीज की फॉर्मेशन, ये सभी क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही होता है. कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस. अगर हम इसको मिल्क के अंदर ऐड कर देते हैं तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क के अंदर जो लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो कर्ड का टेस्ट होता है, खट्टापन जो होता है वो इस एसिड की वजह से होता है, क्योंकि एसिड्स जितने भी होते हैं वो सभी क्या है खट्टे होते हैं. तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लैक्टोबैसिलस जो हेल्प करता है, ये क्या हमारे लिए हेल्पफुल है इसके अंदर, ये फूड इंडस्ट्रीज के अंदर. As milk become more acidic, the milk protein called the caseins clump together to form the thicker curd. जैसे ही ये एसिड बनेगा, ये जब ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा तो जो मिल्क है उसके अंदर एक प्रोटीन होता है केसिन, और वो क्या करता है क्लम्पिंग होता जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा और उसमें उसको फॉर्मेशन होके वो क्या है एक कर्ड की फॉर्मेशन कर देता है जो थिकर कर्ड होती है. अलग अलग पार्ट्स में हो जाती है ना, जैसे कर्ड जब निकालते हैं तो वो क्या है छोटे छोटे पीसेस में जैसे टूटती है, वो क्लम्पिंग उनका इकट्ठा होना वो होता है. द कर्ड इज शोर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है इसीलिए उसका टेस्ट कैसा होता है, शोर होता है. मेकिंग ब्रेड. ब्रेड के अंदर भी क्या करते हैं हम, कुछ बैक्टीरिया यीस्ट होते हैं उसको मिला के रख देते हैं, और ये जो बबल्स दिखा रखे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उनके अंदर से. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द डव फ्राइज, जिसकी वजह से डव फ्राइज होता है जब हम ब्रेड की फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि फ्लफी होता है और उसके अंदर पोरी सिस्टम होता है, पोर होते हैं. और वो पोर क्यों होते हैं, क्योंकि वो पोर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वो फ्लफी हो जाता है. वो इसके ईस्ट का एक फंक्शन होता है जो इसको फ्लफी कर देती है. इन बेकिंग इंडस्ट्रीज, बेकिंग इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होते हैं, ईस्ट इज वेरी कॉमनली यूज्ड फंगाई विच इज मेकिंग ब्रेड सच एज ब्रेड, केक, डोसा, इन सब के अंदर क्या है ईस्ट यूज होती है. और ईस्ट क्या है एक फंजाई है जो इन सब की फॉर्मेशन में हेल्प करती है. ईस्ट क्या करती है, ईस्ट कंज्यूम द शुगर, रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल एज बाई प्रोडक्ट. ईस्ट क्या करती है कि जो वहां पर शुगर प्रेजेंट होती है उस शुगर को कन्वर्ट कर देती है एल्कोहल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल जाती है. मीन्स क्या है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वहां पर, क्योंकि अल्कोहल की फॉर्मेशन तभी होती है. कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रैप्ड इन द डव एंड कोज द डव टू राइज इन द वॉल्यूम. तो जो डव हमने लगाया होता है जिसके अंदर फॉर्मेशन होती है, जैसे ब्रेड बनाने के लिए जो डव लगाया है उसके अंदर जब ईस्ट डालते हैं तो उसके बाद उसका साइज इंक्रीज कर जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाती है. क्यों, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है तो वो फ्लफी होता है और ऊपर की तरफ राइज अप हो जाता है. तो इसमें ये क्वेश्चन होता है कि कौन सी गैस निकलती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. और क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के साथ साथ वो डव की वॉल्यूम बढ़ जाती है जिससे उसका साइज इंक्रीज होता है. वॉल्यूम इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होता है. जैसे ब्रेड में अगर हम बात करते हैं सैक्रोमाइसी,
सेरिवेसी। अगर स्पेसिफिक बेकर ईस्ट की बात करते हैं कि जो बेकरी के अंदर यूज किए जाने वाले ईस्ट है, दैट इज सैक्रोमाइसी सेरिवेसी, ये साइंटिफिक नेम है उसका। अंडर एरोबिक कंडीशंस मैक्सिमाइज CO2 प्रोडक्शंस विच लीव्स ब्रेड, जिसके बाद वो ब्रेड की फॉर्मेशन होती है। कैन बी स्पॉइल्ड बाय द बैसिलस स्पीसीज दैट प्रोड्यूस द रोपिनस। बैसिलस की जो स्पीसीज है ज्यादातर ये फूड पॉइजनिंग का काम करती है, एक स्पीसीज है जो बैसिलस की, तो इसलिए बैसिलस को इसने कहा है कि दैट प्रोड्यूस रोपिनस, ये स्पॉइल्ड कर देती है उसको। तो इसमें क्या है हमारे मेनली क्या है, अगर स्पेसिफिक ये पूछा जाए कि ब्रेड की फॉर्मेशन में कौन सी ईस्ट का काम होता है, कौन सी ईस्ट हेल्प करती है, दैट इज सैक्रोमाइसी सेरिवेसी। तो ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल है। टू ट्रैप एल्कोहलिक बेवरेजेस, जो एल्कोहलिक बेवरेजेस बनाए जाते हैं वो सभी भी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनते हैं। एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन, जिसमें क्या होता है कि ईस्ट को यूज करके ईस्ट कन्वर्ट कर देती है किसको, शुगर को, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू अल्कोहल एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। एनारोबिक कंडीशंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मींस कि एनारोबिक कंडीशंस के अंदर ये ईस्ट इस शुगर को जो उस सब्सटेंस के अंदर उसके अंदर प्रेजेंट है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन। सबसे पहले लुईस पास्चर ने इसको डिस्कवर किया था। लुईस पास्चर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू इन्वेंट द प्रोसेस फर्मेंटेशन। किसको यूज किया था इसने, सैक्रोमाइसी सेरिवेसी को। मोस्ट कॉमनली यूज्ड होती है किसके लिए, वाइन मेकिंग के लिए। तो बेवरेजेस के अंदर वाइन की अगर फॉर्मेशन करवानी है तो ज्यादातर केस के अंदर सैक्रोमाइसी सेरिवेसी जो ब्रेड के अंदर भी यूज होती थी। और फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था, लुईस पास्चर ने। एज ए फूड बहुत सारी एल्गीज, बहुत सारी फंजाई, कुछ ऐसी भी होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम एज ए फूड लेते हैं। सम एल्गी आर एडिबल सच एज द रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड द ब्राउन एल्गी। रेड एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, इनके स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम डिफरेंट होते हैं, वो आपके लेवल पे नहीं होते, वो हायर क्लासेस के अंदर आते हैं कि रेड एल्गी किससे होती है, ब्राउन एल्गी किसको बोला जाता है, ग्रीन एल्गी किसको बोला जाता है। और सम मशरूम्स आर एडिबल्स, दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। लास्ट जो हमने क्लास करवाई थी जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बताए थे उसके अंदर एडिबल मशरूम्स भी दिखाए गए थे। अगर किसी ने नहीं देखी है तो फर्स्ट लेक्चर है जो इसका वो उसके अंदर देख लेना कि मशरूम्स के कैसे कौन से एडिबल मशरूम्स होती हैं। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट सच एज द विटामिन बी एंड मिनरल्स और प्रोटीन्स। इन केसेस में क्या है ये रिच होती हैं, तो इसीलिए मशरूम्स क्या हैं यूज किए जाते हैं। बट सभी मशरूम्स को हम नहीं खा सकते, एडिबल नहीं होते, इनमें से बहुत सारे तो पॉइजनस भी होते हैं। तो सम मशरूम्स क्या होती हैं, एडिबल होती हैं, बट सम आर पॉइजनस। कॉमनली कंज्यूम्ड मशरूम्स क्या है, बटन मशरूम, जो अब मार्केट में प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, बटन मशरूम्स होती है, कॉमन नेम है ये उसका। इन प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड द वैक्सीन, इनकी फॉर्मेशन, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन की फॉर्मेशन करवाने में भी क्या है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की का रोल होता है। एंटीबायोटिक्स होती क्या है, पहले हम अगर ये देखते हैं। कुछ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई आर यूज्ड टू प्रिपेयर मेडिसिन्स आर कॉल्ड द एंटीबायोटिक्स। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोटिक्स मीन्स किसी भी लिविंग बीइंग के, मीन्स उन लिविंग बीइंग्स के जो हमें डिजीज कॉज करते हैं उनके लिए जो हमने ड्रग्स निकाली है दैट इज एंटीबायोटिक्स। वो बैक्टीरिया से भी निकल सकती है, वो फंजाई से भी निकल सकती है, उसकी प्रिपरेशन डिफरेंस हो सकती है। तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द हार्मफुल माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या है, लिविंग है, एंटी मीन्स अगेंस्ट है, ये एंटीबायोटिक्स क्या है, इनके अगेंस्ट है, इनको ग्रो अप नहीं करने देगी। दे आर प्रिपेयर्ड यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ये किस प्रोसेस से बनाई जाती है एंटीबायोटिक्स, बाय द यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, जो हमने लास्ट स्लाइड में फर्मेंटेशन किया। इन एक्सटर्नल पार्ट्स यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रीम एंड द ऑइंटमेंट्स। जब एंटीबायोटिक्स को अगर हम एक्सटर्नली यूज करते हैं तो उनको क्रीम की फॉर्म में या फिर ऑइंटमेंट्स की फॉर्म में यूज करते हैं। अगर इंटरनल इन्फेक्शंस हैं तो एंटीबायोटिक्स को हम टेबलेट या फिर इंजेक्शंस की फॉर्म में लेते हैं। तो ये क्या है, इसमें भी हेल्प करते हैं हमें हार्मफुल डिजीज या फिर हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करने में। एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल है एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। एंटीबायोटिक्स डिराइव्ड फ्रॉम द फंगस टू ट्रीट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर कहीं पर भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो हम एरिथ्रोमाइसिन या फिर टेट्रासाइक्लिन को लगा सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑरली टैबलेट्स और इन द इंजेक्शन फॉर्म्स। पेनिसिलिन इज द अनदर ड्रग्स ऑब्टेन्ड बाय अ फंगस कॉल्ड द पेनिसिलिन। ये हमने पहले भी किया था पेनिसिलिन को लास्ट क्लास के अंदर।
दिस वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स डिस्कवर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन द ईयर 1928। तो पेनिसिलिन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किससे निकलती किससे है? ये फंगस है पेनिसिलिन, ये नेचर है इसका, ये क्या है? एक फंगस है। और एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन किससे निकलते हैं? ये भी किससे निकलते हैं? फंगस से निकलते हैं। और ट्रीट किसको करते हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को। तो ये इसमें डिफरेंस है। पेनिसिलिन के लिए मत लिख देना है इसको कि ये डिफरेंस है, ये भी एंटीबायोटिक्स है, ये बैक्टीरिया को ये वॉन्ड्स पे लगाई गई थी जो हमने लास्ट उसके अंदर देखी थी। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन्स में क्या होता है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो आपको डिजीज कॉज कर सकता है। जब वो हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी क्या करती है? उसके अगेंस्ट, इसको अगर हम एंटीजन मानते हैं तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्या है? बनाती है। वैक्सीन्स में क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म को हाफ किल्ड कर दिया जाता है। मींस कि ये डिजीज तो कॉज नहीं कर सकता, लेकिन ये बॉडी का जो एक इम्यून सिस्टम होता है, जो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने का एक सिस्टम होता है, उसको इनहांस कर देता है। मीन्स क्या कि अगर ये इनएक्टिव या फिर पार्शियली डेड फॉर्म में बॉडी के अंदर आएगा तो बॉडी एंटीबायोटिक्स बनाना शुरू कर देगा, लेकिन ये इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये खुद डिजीज कॉज कर सके अभी जिस हालत में उसको बॉडी के अंदर दिया गया है। तो बॉडी जब पहले से ही एंटीबॉडीज बना लेगा, तो अगर फिर भी किसी फॉर्म में कभी ये अपनी फुल फॉर्म में बॉडी के हार्मफुल करता है या फिर बॉडी को कांटेक्ट करता है किसी कंडीशंस में, तब इसके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज होंगी और ये क्या है? इसको पहले से ही किल कर देगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उस प्रोसेस को बोला जाता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में क्या कर दिया जाता है? बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस मेड फ्रॉम किल्ड और वीकेंड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इज कॉल्ड द वैक्सीन। कि बॉडी को प्रिपेयर कर दिया गया है, बॉडी को दिया गया है हाफ किल्ड या फिर इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन उसकी वजह से बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दिया। अब बॉडी के पास एंटीबॉडीज हैं, जब भी वो एंटीजन अपनी फुल फॉर्म में या फिर इनएक्टिव फॉर्म में जब भी बॉडी के पास आएगा तो ये एंटीबॉडीज उस एंटीजन को किल कर देगी। तो इसको पहले से ही प्रिपेयर करके रखना, बॉडी को प्रिपेयर करके रखना, दैट इज कॉल्ड द वैक्सीनेशन या फिर वैक्सीन फॉर्मेशन। वैक्सीन कैन बी गिवन ऑरली और इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, दिस इज प्रोसेस कॉल्ड द वैक्सीनेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है वैक्सीनेशन। और वैक्सीन में होता क्या है? जो बैक्टीरिया है या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो किस फॉर्म डिजीज कॉज कर सकते हैं, उनको किल्ड या फिर वीकेंड फॉर्म में दिया जाता है। तब बॉडी अंदर क्या बनाती है? एंटीबॉडीज, जो अगर वो कभी भी इन फ्यूचर अगर वो बॉडी को डैमेज करने की कोशिश करता है तो बॉडी के पास पहले से ही एंटीबॉडीज होती है और वो उनको किल कर देता है। इसीलिए वैक्सीन दी जाती है। Vaccines help in preventing disease such as the typhoid, hepatitis, cholera, chickenpox, measles and the polio। इन सब के लिए क्या है? वैक्सीनेशंस प्रेजेंट है और इन न्यूबॉर्न बेबीज को यह पहले से ही दे दी जाती है। जैसे पोलियो है या फिर चिकन पॉक्स है, इनकी पहले से ही वैक्सीनेशन या टीकाकरण जो होता है वो पहले से कर दिया जाता है। इन इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी, सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी क्या बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं। बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम्स आर सीन इन द रूट नोडुल्स ऑफ वेरियस लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो होते हैं जी जो दाल वाले पौधे उनको बोलते हैं, कि जिनकी जो रूट्स होती हैं उनके अंदर इस तरीके के नोडुल्स बनते हैं, गांठें होती हैं। उन नोडुल्स के अंदर क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, इसलिए इनको नोडुलस प्लांट या फिर लेग्यूमिनस प्लांट्स बोला जाता है। और ये होती है नोडुल्स इसके अंदर। और यहाँ पर कॉमनली जो ये होता है दैट इज राइजोबियम, जो कॉमनली यूज बैक्टीरिया है, जो इसका काम है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। They show symbiotic relationships where the bacteria convert atmospheric nitrogen into the nitrates for the plant while the plants give shelter and food to the bacteria। इसके अंदर हम दो तीन चीजें पढ़ते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म यहाँ है, एक ऑर्गेनिज्म यहाँ है, ये दोनों इकट्ठा रहते हैं। एक के पास फूड है, दूसरे के पास शेल्टर है। ये क्या करते हैं? ये फूड वाला शेल्टर वाले को बोलता है कि मैं ना तेरे को फूड दे दूंगा तो मेरे को रहने की जगह दे दे। शेल्टर वाले को फायदा है और फूड वाले को भी फायदा है, क्योंकि इस शेल्टर वाले को क्या फूड मिल जाएगा और फूड वाले को शेल्टर मिल जाएगा। ये होती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये दोनों इकट्ठा रहते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, दोनों को फायदा है। और यही फायदा इसमें है कि जो बैक्टीरिया है वो प्लांट्स की रूट्स के अंदर रहेगा, उसको क्या मिल गया? रहने के लिए जगह मिल गई, शेल्टर मिल गया। अब राइजोबियम को तो फायदा हो गया, प्लांट को क्या फायदा है कि वो वहां रहेगा और एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को
नाइट्रेट्स के अंदर बदल देगा, कन्वर्ट कर देगा उनको, और जिस फॉर्म में प्लांट उसको यूज कर सकता है। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन, अभी क्वेश्चन ये होता है कि जब एटमॉस्फेयर में 30% में 97% में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसको प्लांट ऐसे ही यूज क्यों नहीं कर लेता, क्यों चेंज करता है उसको नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के अंदर या अमोनिया के अंदर। नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन इस फॉर्म में मिलती है, N2 की फॉर्म में, N2, जिसमें दो एटम्स उसके क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स के साथ पेयरिंग होती है। इन दोनों के अंदर ट्रिपल बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, जो किसी भी फोर्स से, बाहर के किसी फोर्स से नहीं टूटता है, इसलिए ये नाइट्रोजन को इस फॉर्म में यूज नहीं कर सकता, इसलिए उसको नाइट्रेट्स, अमोनिया या फिर नाइट्राइट्स की फॉर्म में यूज किया जाता है। तो इस तरीके से भी क्या है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। नाइट्रोजन फिक्सेशन, अभी हम पूरा प्रोसेस देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता क्या है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। NPK प्लांट्स के लिए लिखा जाता है, NP और K, ये तीन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम। तो उनमें नाइट्रोजन क्या है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला न्यूट्रिएंट्स। A continuous process in which nitrogen is converted into a form that is used by plant and animal and back to the atmosphere is called the nitrogen cycle। कि नाइट्रोजन फ्री एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन थी, वो चेंज हुई अमोनिया या नाइट्राइट के अंदर, दोबारा फिर कन्वर्ट करके वो एटमॉस्फेयर के अंदर डाइनाइट्रोजन की फॉर्म में चली गई। जब ये पूरा सर्कल हो जाता है, उस सर्कल के फॉर्म बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ये देखो, इसके अंदर एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन थी, नाइट्रोजन फिक्स हुई, कुछ बैक्टीरियाज ने फिक्स की, अमोनिया में कन्वर्ट किया, यहाँ भी अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हुई, ये अमोनिया चेंज करके नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट हो गया, नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो गया, फिर इनकी डेड हो गई, डीनाइट्रिफिकेशन हुआ, डीनाइट्रिफिकेशन के बाद दोबारा फिर डाइनाइट्रोजन की फॉर्मेशन में आ गई। तो ये सब क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल। ये नाइट्रोजन साइकिल के अंदर मेजर क्या होते हैं, 5 मेजर प्रोसेसेस होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। ये 5 प्रोसेस होते हैं जिससे उस साइकिल को कंप्लीट किया जाता है। हम एक एक करके देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट वन इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस प्रोसेस में क्या प्रोसेस है, ये द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग फ्री नाइट्रोजन, फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मींस ये जो एटमॉस्फेयर में डाइनाइट्रोजन में एक फॉर्म में प्रेजेंट है, इनटू इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड सच एज अमोनिया एंड नाइट्राइट्स बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सच एज द राइजोबियम। राइजोबियम जो प्रेजेंट है वो क्या तो करेगा, इस नाइट्रोजन को, डाइनाइट्रोजन को या तो अमोनिया के अंदर या फिर नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। Rhizobiums that live in the root nodules of the leguminous plants such as the peas and the beans। मीन्स क्या कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स हैं उनके अंदर नोडुल्स होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि कभी ना कभी एक जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की क्रॉप है वो लेनी चाहिए, जिससे क्या है नाइट्रोजन की सप्लाई क्या है जो सोइल के अंदर वो कंप्लीट हो जाती है, जिससे आपको फर्टिलाइजर, एडिशनल फर्टिलाइजर देने की कम जरूरत होती है। सर्टेन नेचुरल फिनोमिना सच एज लाइटनिंग, volcanoes, eruptions and the forest fires also fix nitrogen। कुछ एक नेचुरल फिनोमिनास के थ्रू भी नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है, जैसे लाइटनिंग जब बिजली गिरती है, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तब, फॉरेस्ट के अंदर फायर हो जाती है तब, लेकिन उससे इतना नहीं होता है कि वो कंप्लीट हो, कुछ परसेंटेज। नेचुरल फिनोमिनास की अगर हम बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसमें भी कुछ एक परसेंट है जो नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। डाइनाइट्रोजन से जब नाइट्रोजन यूज करके इन बैक्टीरियाज ने इसको कन्वर्ट किसके अंदर कर दिया, अमोनिया के अंदर, ये है नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अमोनिया के अंदर ये कन्वर्ट होता रहता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, अमोनिया, और ये है नाइट्राइट और ये है नाइट्रेट। इनके अंदर ये है अमोनिया, NH3 होता है अमोनिया और NH4 होता है अमोनियम आयंस। ये कंप्लीट होता है प्रोसेस। इसमें अगर हम देखते हैं धीरे धीरे नेक्स्ट में क्या है, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। नाइट्रोजन एसिमिलेशन क्या होता है, The fixed inorganic nitrogen compound are absorbed by the plant root and converted into protein which are organic compound। जो नाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन या तो अमोनिया की फॉर्म में गई या नाइट्राइट की फॉर्म में गई, उसको अब कन्वर्ट करके प्रोटीन की फॉर्म में ले जाना। किस अमोनिया को, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर या फिर जो कंपाउंड्स हैं लिविंग बींग्स के अंदर
उनमें या तो प्रोटीन्स के पास नाइट्रोजन होता है या न्यूक्लियोटाइड्स के पास नाइट्रोजन होता है, बाकी सबके पास नाइट्रोजन नहीं होता है। तो इससे अब क्या करना है, इस नाइट्रोजन को प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट करना, अमोनिया से प्रोटीन, नाइट्रोजन से प्रोटीन बनाना, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। कि अब ये बॉडी के अंदर किस फॉर्म में जाएगा, प्रोटीन्स की फॉर्म में जाएगा, तो वो होता है नाइट्रोजन का एसिमिलेशन करना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड इज कॉल्ड द नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अभी तक तो वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में थी, N2 फॉर्म में थी या NH3 फॉर्म में थी, NO2 फॉर्म में थी, वो क्या है, इनऑर्गेनिक है। अब ऑर्गेनिक की जो बॉडी के अंदर आ गया है, अब उसको कन्वर्ट करना है ऑर्गेनिक, जैसे प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके अंदर, लेकिन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड सिर्फ इन्हीं के पास नाइट्रोजन होता है, अदरवाइज किसी के पास नहीं होता है। अब नाइट्रोजन एसिमिलेशन में क्या प्रोसेस हो सकता है, तो आप अमोनिफिकेशन कीजिए, नाइट्रिफिकेशन कीजिए या फिर डीनाइट्रिफिकेशन कीजिए। ये सभी प्रोसेस क्या होते हैं, उसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, चेंज करते हैं उसको एज इन द नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन में क्या होता है, organism have used the decomposer bacteria convert the nitrogen into the ammonia। ये इसको चेंज करते हैं, बैक्टीरियाज इसको किस फॉर्म में कर देते हैं, अमोनिया की फॉर्म में। अगर अमोनिया बनी है तो इसको क्या बोलेंगे, अमोनिफिकेशन। कि जो भी नाइट्रोजन है, चाहे वो प्लांट्स ने चेंज किया, चाहे वो एनिमल्स के थ्रू चेंज हुआ है, बैक्टीरिया ने उसको चेंज कर दिया अमोनिया के अंदर, तो वो क्या है, अमोनिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, नेक्स्ट हम देखते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। प्रोसेस क्या है इसके अंदर, अमोनिया का नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करवाता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। नाइट्राइट और नाइट्रेट में डिफरेंस है कि इसमें अगर आप याद करने का तरीका, इसमें एक आई और एक आई, दो आई हैं, और इसमें O भी क्या है, दो हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेना है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बहुत होता है कि नाइट्राइट का क्या फॉर्मूला है, नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला है। तो नाइट्राइट में क्या होता है, NO2। अमोनिया से नाइट्राइट कन्वर्ट करता है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है नाइट्रोबैक्टर। ये स्पेसिफिक होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बदल मत देना, ये बैक्टीरिया यहाँ आता है, ये यहाँ आता है, ये ऐसे ही होते हैं, याद भी अच्छे से हो जाएगा। इसके अंदर O ज्यादा है यहाँ पहले, तो O यहाँ पहले, O यहाँ आएंगे, तो इसलिए क्या है, पहले वाले में O आएंगे तो पहले वाले में नाइट्रोसोमोनास, बाद वाले में तो आते रहो, फिर क्या नाइट्रेट है तो उसमें क्या आ जाएगा, नाइट्रोबैक्टर। जब अब दोबारा अगर हम बात करते हैं, ये है नाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन की जो नाइट्रेट बना उसको दोबारा डाइनाइट्रोजन इन फॉर्म में दोबारा चेंज करना, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना, फिर अमोनिया में कन्वर्ट करना, और फिर इसको डाइनाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड और डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्म में चेंज करना। किसकी वजह से, कौन चेंज करेगा अब इसको, ऐसे ही चेंज नहीं हो जाता सारी चीजें, इनमें बहुत सारे बैक्टीरिया यूज होते हैं। जैसे इसके अंदर क्या है, बैसिलस, स्यूडोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम, ये सब क्या है इसके अंदर यूज होंगे, जो इन सबको चेंज करेंगे। डीनाइट्रिफिकेशन में बैसिलस अलग है, स्यूडोमोनास अलग है, क्लोस्ट्रीडियम अलग है, ये तीन अलग अलग बैक्टीरिया हैं जो इसको डीनाइट्रिफिकेशन करेंगे। ये भी क्या है, एक एसिमिलेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट इसके अंदर हम इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, या फिर मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं इसके अंदर से। विच ऑर्गेनिज्म चेंज मिल्क इनटू द कर्ड। आप इसको याद करके इसको पढ़ के एक बार कोशिश करना कि आपसे कोई जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं या फिर जिनके क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट नहीं आते हैं, वो कमेंट बॉक्स के अंदर बोल देना, मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो या फिर उसका आंसर वहां से दे दूंगी। विच गैस प्रोड्यूस इन द बेकिंग प्रोसेस, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। Which microorganisms help in the fermentation? What is antibiotics? Define vaccination. Who firstly discovered the vaccine? First vaccine used for which disease? Who commonly used microorganisms used as in nitrogen fixations? कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो जो उसको कॉमनली यूज होता है। अमोनिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होते हैं, फॉर्मूला क्या है अमोनिया का, नाइट्राइट का और नाइट्रेट का, और इनको चेंज करते हुए कौन से बैक्टीरिया आते हैं। अमोनिफिकेशन में कौन से बैक्टीरिया आते हैं, नाइट्रिफिकेशन में कौन से बैक्टीरिया आते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन में कौन से बैक्टीरिया आते हैं। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं जो आपके लेवल पे या फिर हायर लेवल तक इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक्स के अंदर से। तो आपके लिए इतना ही है, आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है।
जो आपको नहीं आता है इसके अंदर से, आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ, वीडियो को बताना कि कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।